नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार छिपा बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में एक बुक चला करती है कंपनी अधिनियम एवं सचिवन पद्धति। इसका एक टॉपिक है निजी कंपनी या अलोक कंपनी। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, एक बात पर आप विशेष ध्यान देंगे, अलोक कंपनी बोल दो या निजी कंपनी बोल दो, दोनों का अर्थ जो होगा वो एक ही होगा। कहीं एग्जाम के पेपर में आपको ये दे दे, निजी ना देकर अलोक कंपनी दे दे, आप कंफ्यूज हो जाओ कि अलोक कंपनी क्या है। अलोक कंपनी ही निजी कंपनी है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार परिभाषाओं को सीधी लिखा हुआ नहीं है। इसमें परिभाषाओं को 3 पॉइंटों में बांटा गया है। प्रथम बिंदु, द्वितीय बिंदु और तृतीय बिंदु। तो चलिए हम कंपनी अधिनियम के अनुसार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा का हमारा जो प्रथम बिंदु है वो है अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक यदि हो तो। अर्थात अगर कोई भी निजी कंपनी किसी प्रकार के अंशों का निर्गमन करती है तो वो जो अंश है वो अपने कंपनी के सदस्यों को ही दे सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने अपनी कंपनी के अंशों को अपने सदस्यों को दे दिया है तो वो उनका हस्तांतरण नहीं कर सकती। इसका मतलब विद्यार्थी ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी हस्तांतरण नहीं कर सकती। नहीं, वो हस्तांतरण कर सकती है, परंतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम अगर उन्होंने उसके अंदर डाला है तो वो हस्तांतरण कर सकती है। परंतु इसमें कुछ बहुत सारे सरकारी नियम है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार उसे नियंत्रित किए जाते हैं। उन नियमों की पालना करते हुए ही एक निजी कंपनी जो है अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंपनी जिनके पास अंश ही नहीं है। अगर ऐसी निजी कंपनी जिनके पास किसी प्रकार के अंश ही नहीं है, अगर कंपनी के पास अंश नहीं है तो वो अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। परिभाषा का दूसरा बिंदु है सदस्य संख्या 2 या 200। एक निजी कंपनी जो होगी उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं। अगर एक निजी कंपनी में 2 सदस्य हो सकते हैं, परंतु अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो देखेंगे विद्यार्थियों, एक निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये अधिकतम 200 संख्या जो होगी सदस्यों की वो कौन सी होगी? ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जिन्होंने अंश तो लिए हैं परंतु हम उनको सदस्य नहीं मानेंगे? या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अंश लिए हैं और हम उन्हें सदस्य मानेंगे? तो देखेंगे विद्यार्थियों, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। इसमें देखेंगे हम अभिदाता जो होते हैं वो कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। अभिदाता कौन? एक बार देखेंगे, अभिदाता और कंपनी के सदस्य इनमें थोड़ा सा अंतर है। कंपनी के सदस्य कोई भी व्यक्ति कब बनता है? जब कंपनी का निर्माण हो चुका होता है, उसके बाद में उसके सदस्य बनते हैं। परंतु कंपनी के निर्माण के लिए ही हमें कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो वो 2 व्यक्ति जो होते हैं जो कंपनी के निर्माण के अंतर्गत कंपनी के विभिन्न जो पेपर होंगे उनमें सिग्नेचर करते हैं, वो 2 जो व्यक्ति होंगे वो अभिदाता कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे विद्यार्थी? वो अभिदाता कहलाएंगे। और जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है
उसके बाद में वो कंपनी के प्रथम सदस्य बन जाते हैं। ये प्रथम सदस्य के अंदर कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम ये संख्या 2 की होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा है कि हम किनको सदस्य नहीं मानेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कंपनी के पूर्व कर्मचारी, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो निजी कंपनी में या उसी कंपनी में काम करते हो और उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, अंश ले रखे हैं, तो हम उन्हें उन 200 सदस्य की संख्याओं में नहीं गिनेंगे। इसका दूसरा है कर्मचारी व अंशधारी दोनों ही। हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा है कि वो कंपनी का कर्मचारी पहले था और अब नहीं है, तो उनको भी हम सदस्य में नहीं गिनेंगे, परंतु दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कर्मचारी व अंशधारी दोनों हो, अर्थात हम ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो कंपनी के कर्मचारी भी हैं, कंपनी में काम भी करते हैं या कंपनी के लिए काम भी करते हैं और उन्होंने कंपनी के अंश भी ले रखे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम इस 200 की संख्या में सम्मिलित नहीं करेंगे। इसका तीसरा पॉइंट आता है सामूहिक अंशधारी। सामूहिक अंशधारी का मतलब क्या, अर्थात जब कंपनी में सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है तो कुछ व्यक्तियों का समूह बनाकर उस समूह के किसी एक व्यक्ति को मुखिया बनाकर उनको वो अंश दे दिए जाते हैं। अब इससे होता क्या है, अब मान लो कि एक समूह के अंदर 10 व्यक्ति थे, अब 10 व्यक्ति अगर कंपनी के अंश लेते हैं तो सदस्य की संख्या जो है उनमें 10 की बढ़ोतरी हो जाती है और अधिकतम हमें 200 संख्या रखनी है, 200 से ज़्यादा हम रख नहीं सकते। अब ये संख्या अगर बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 10 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, 20 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को मुखिया बना देते हैं और उसे कंपनी का सदस्य बना देते हैं। अब वहाँ पर 10 लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे कंपनी के रजिस्टर में, वहाँ पर केवल उस मुखिया का नाम लिखा जाएगा और उस मुखिया को ही कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया है। अब परिभाषा का हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है जनता से प्रतिभूतियों का क्रय निमंत्रण पर रोक, अर्थात एक जो निजी कंपनी होती है उनके पास अंश भी होते हैं और ऋण पत्र भी हो सकते हैं। तो जब उनके पास अंश ऋण पत्र होते हैं तो वो अंशों का निर्गमन या ऋण पत्रों का निर्गमन सामान्य बाहर के व्यक्तियों को नहीं कर सकता या उनको आमंत्रित नहीं कर सकता है कि आप आइए हमारी कंपनी में और हमारे कंपनी के अंश और ऋण पत्र खरीदिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। वो सामान्य जनता को अपनी कंपनी के अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुसार कंपनी की परिभाषा को, एक निजी कंपनी की परिभाषा को इस प्रकार से 3 बिंदुओं में बांटा गया है। अब हम आगे कंपनी की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपनी की विशेषताएं जो है वो धारा 268 के अनुसार दी गई है। विद्यार्थियों, फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं आपको कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप जो हमने पहले वीडियो बनाया था कंपनियों का प्रकार, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें। उसमें निजी कंपनी का जो टॉपिक है उससे आप ज़रूर देख लें, ज़रूर समझ लें। इससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। फिर आप दोनों को मिलाओगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी भी होगी और अतिशीघ्र आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम विशेषताओं का पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अंश अंतरण पर रोक। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि एक निजी कंपनी जो होगी वो अपने अंशों पर अर्थात प्रतिभूतियों पर के अंतरण पर रोक लगाती है। दूसरा है
सदस्य संख्या पर प्रतिबंध, अर्थात कम से कम एक निजी कंपनी में 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम सदस्य जो होंगे वो 200 से ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर 200 से ज़्यादा जाते हैं तो हम उसका सामूहिक रूप से उसका विभाजन कर लेंगे। हमें 200 से ज़्यादा किसी भी हालत में निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यार्थियों 200 से ज़्यादा निजी कंपनी की सदस्यों की संख्या जाती है तो हम उसका ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को मुखिया बना देंगे और केवल उन 10 की जगह हम उस एक व्यक्ति को ही कंपनी का सदस्य मानते हुए कंपनी के सदस्य के रजिस्टर में उसका नाम लिख देंगे। इस प्रकार से 200 की संख्या ये कंट्रोल हो जाएगी। अगला मेरे पास जनता से निमंत्रण निषेध। जनता से निमंत्रण निषेध अर्थात प्रतिभूतियों का। एक निजी कंपनी जो होती है वो सामान्य जनता से किसी भी प्रकार का जो है धन नहीं ले सकती और उनको अंश नहीं दे सकती। एक बार याद रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर केवल प्रतिभूतियों की बात कर रहा है, वो धन की बात नहीं कर रहा है। प्रतिभूतियां, अंश और ऋण पत्र जो होते हैं उनको वो खरीदने के लिए सामान्य जनता से नहीं बोल सकती, ये प्रतिबंधित है। हाँ, अगर ये अगर सार्वजनिक कंपनी होती तो सार्वजनिक कंपनी को ये छूट दे रखी है कि वो सामान्य जनता से किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां खरीदने के लिए उनको आमंत्रित कर सके, उनको अंश दे, उनको ऋण पत्र दे सकती है, लेकिन वो सार्वजनिक कंपनी दे सकती है, निजी कंपनी नहीं दे सकती। अगला पढ़ते हैं हम, धन आमंत्रण व स्वीकार्यता पर रोक। देखेंगे विद्यार्थियों, तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है प्रतिभूतियों पर रोक, अर्थात अंश और ऋण पत्रों का भी निर्गमन नहीं कर सकते हो सामान्य जनता से, और इसी प्रकार से वो सामान्य जनता से धन की मांग भी नहीं कर सकती। अगर उन्हें किसी प्रकार से धन की आवश्यकता होती है तो सामान्य बैंक वगैरह जो है उनसे ले सकती है, या अपने कंपनी के सदस्यों से वो किसी भी प्रकार की धन जो है वो लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। अंतर्नियम। एक निजी कंपनी को चलाने के लिए एक निश्चित नियमावली की आवश्यकता होती है। वो जो नियमावली होगी वो कहलाती है अंतर्नियम कहलाता है। और ये कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार बनाई जाती है। न्यूनतम अभिदाता या सदस्य, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। अगला विद्यार्थियों, संचालकों की संख्या। अब बात आती है कि जिस प्रकार से सदस्य संख्या 2 से 200 थी, उसी प्रकार से एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो देखेंगे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक निजी जो कंपनी होती है उसमें अधिकतर जो संचालक होंगे वो 15 होंगे। ये नोट कर ले विद्यार्थियों, एक निजी कंपनी में अधिकतम संख्या जो होगी संचालकों की वो 15 होगी, परंतु केवल निजी कंपनी में ही 15 नहीं होगी, ये एक व्यक्ति कंपनी में भी अधिकतम 15 संख्या होगी। ये सार्वजनिक कंपनी जो होगी उसमें भी अधिकतम 15 की संख्या होगी। अगर वो सरकारी कंपनी है तो भी वहाँ पर अधिकतम संख्या 15 की हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनकी जो कम से कम संचालकों की संख्या है उनमें अंतर देखने को मिलता है। क्या मिलता है देखेंगे एक बार। निजी कंपनी है तो यहाँ पर कम से कम 2 संचालकों का होना आवश्यक है। अगर ये सार्वजनिक कंपनी होती तो यहाँ पर 3 संचालकों का होना आवश्यक होता, और अगर ये एक व्यक्ति कंपनी होती तो यहाँ पर 1 संचालक का होना आवश्यक होता। परंतु हम निजी कंपनी पढ़ रहे हैं तो इसमें निजी कंपनी में जो कम से कम संचालकों की संख्या जो होगी, मिनिमम नंबर जो होगा संचालकों का
डायरेक्टर्स का वो 2 होगा और अधिकतम जो है वो सभी में 15 होगा। अगला पढ़ते हम प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना। देखेंगे विद्यार्थियों, एक निजी जो कंपनी होती है, अगर कहीं पर निजी कंपनी खुली हुई है तो एक सामान्य व्यक्ति उस कंपनी को कैसे पहचाने कि ये प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी निजी कंपनी होगी उन्हें अपने नाम के पीछे की तरफ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखना ज़रूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्राइवेट लिमिटेड शब्द को पढ़कर ये पता कर सके कि ये जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन एक निजी कंपनी के रूप में हुआ है, अर्थात यह एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अगला आता है क्रय विवरण नहीं। विद्यार्थियों, क्रय विवरण क्या होता है? क्रय विवरण जो होता है वो एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिसके अंतर कंपनी के सभी मुख्य बिंदुओं का समावेश होता है, जिससे पढ़कर एक कंपनी के बारे में मोटा मोटे रूप से पता लगाया जा सकता हो। लेकिन विद्यार्थियों, जब एक निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियाँ जो होती है, अंश हुए, ऋण पत्र हुए या किसी प्रकार सा धन वगैरह उनको लेना होता है या अंशों का विक्रय करना होता है, इन सब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो उन्हें क्रय विवरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्रय विवरण जो है वो कंपनी के बाहरी व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए होता है। वो उनको पढ़ते हैं कि कंपनी की स्थिति क्या है। अगर हम इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमारी जो राशि है वो डूबेगी या हमें लाभ होगा। इस प्रकार से क्रय विवरण जो है वो एक प्रकार का सहायता पत्र होता है जो अंशधारी या प्रतिभूतिधारी जो होते हैं उनकी मदद करता है। परंतु हमने ये पढ़ा है कि निजी जो कंपनी है वो जनता को अंश नहीं दे सकती या किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियाँ नहीं दे सकती या उनसे धन नहीं ले सकती, तो उनको क्रय विवरण बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि क्रय विवरण वो नहीं बना सकती, वो बना सकती है, परंतु बनाना अनिवार्य नहीं है। अर्थात अगर वो किसी प्रकार का क्रय विवरण निजी कंपनी नहीं बनाती है तो उसे सरकार या कंपनी अधिनियम यह आके नहीं बोलने वाला है कि आपने ये क्रय विवरण क्यों नहीं बनाया, उनको छूट दे रखी है इसके लिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें 9 ही पॉइंट हैं जो हम पढ़ चुके हैं।